इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन कल हुए थे ना, और उसमें कुछ हुआ था। अच्छा, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन से रिलेटेड फार्मूले बनाए गए थे। उन सारे फार्मूलों को रिलेट करके ही आप तैयार करिएगा, तभी भूलोगे नहीं। और सेपरेट अगर पढ़ोगे अलग अलग तो भूल जाओगी फिर। चलिए, इसके बाद है जड़त्वाघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए क्या है। तो इसमें बोला गया है इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल से बॉडी की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। देखिए क्या है, इसको एक बार समझिए। सपोज दैट मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इस पार्टिकल को मान लो किसी को आपने कंसीडर कर लिया, इसमें चलिए हमने बहुत सारे बना दिए, M1, M2, M3, M4, M5, और ये मान लीजिए इसकी रोटेशनल एक्सिस हो गई। इस एक्सिस के अराउंड ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ऐसा आपको मानना है। तो हम मान लीजिए हमने एक पार्टिकल को ले लिया, सपोज दैट M1 को ले लिया। इस पार्टिकल की इस रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी स्मॉल r, अब चूंकि ये M1 है तो इसको R1, ऐसे आपको डिस्टेंस भी इनकी क्लासिफाइड करनी पड़ेगी, R4, R5 और R6। हम यहाँ पर्टिकुलर किसी एक पार्टिकल के लिए बात करते हैं, तो उस पार्टिकल का आपको मास लेना है। बॉडी अलग है, पार्टिकल अलग है। एक बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो किसी एक पार्टिकल का लेना है मास और उस पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से, यानी घूर्णन अक्ष, ये है घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल एक्सिस से क्या है, डिस्टेंस स्मॉल r के वर्ग के गुणनफल के, ये हो गया फार्मूला। अगर हम इन सभी पार्टिकल का निकालना चाहें सब इकट्ठा, तो क्या होगा, फॉर अ बॉडी, पूरी बॉडी के लिए अगर निकालना चाहे, पूरे पिंड के लिए निकालना चाहे, तो I इक्वल टू पहले पार्टिकल का क्या होगा, M1R1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल का ऐसे ही M3R3 स्क्वायर। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, मान लीजिए इन पार्टिकल तक है MnRn स्क्वायर। जितने पार्टिकल होंगे सभी को ले लेना है। अब आप देखिए सभी पार्टिकल का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर का क्या है, समेशन है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे समेशन ऑफ mr स्क्वायर। ये बन गया आपका जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पे जब पार्टिकल रोटेट करेगा अराउंड टू रोटेशनल एक्सिस, घूर्णन अक्ष के पड़कर जब रोटेट करेगा, तो वहां पे उस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी, जिसको आप एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हो, किससे इंडिकेट करते हैं,
अल्फा से, और लीनियर एक्सेलरेशन को, रेखीय त्वरण को, ए से। इन दोनों में रिलेशन बताया था, ए और अल्फा में रिलेशन हुआ था कल, नहीं हुआ? चलिए इसको भी देख लीजिए, दोनों कैसे रिलेट करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, दोनों का रेशियो पूछा जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण का अनुपात कितना होगा, किसके इक्वल होता है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड, और किसके बीच में है? लीनियर एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका कोणीय त्वरण, और ये हो गया रेखीय त्वरण। तो ये हो गया आपका कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध आपको निकालना है। आप जानते हो, जो आपको मालूम है वहीं से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट अल्फा इक्वल टू, फार्मूला कल बताए थे ना आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का, क्योंकि जैसे आपको मालूम है लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी होता है, तो वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या था? हाँ, ये कल बताया था, इसी से हम निकालेंगे। तो यहां से आपको मालूम है, अगर हमें ये जो हमने रिलेशन लिखा है किसके लिए है? ओनली रोटेशनल मोशन के लिए है, एंगुलर मोशन के लिए है। इसमें लीनियर मोशन को इंक्लूड करना है। कैसे आएगा? लीनियर मोशन की ऐसी कोई चीज है जो इसमें दिख रही हो? आपने पीछे पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, मालूम है? एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है, वो आपने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में। क्या पढ़ा था? ओमेगा इक्वल टू, वी इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा पढ़ा था। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? वी बाई आर हो जाएगा, होगा? कहां से आया है? वी इक्वल टू आर ओमेगा से, जो कि आपको पहले से मालूम है। इसको उठा के रख दीजिए इसमें। हेंस अल्फा इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ओमेगा के प्लेस पे क्या रखेंगे? v बाई आर हो गया। यहां से हम 1 बाई आर बाहर कर लेते हैं, और dv बाई डी टी को हमने मिला दिया। dv बाई डी टी बोलिए क्या है? ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है। तो 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो गया? लीनियर एक्सेलरेशन ए। तो ए इक्वल टू क्या बनेगा? अल्फा इंटू आर, और ये एक्सेलरेशन आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बनेगा। ये रिलेशन हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में, नोट कर लीजिए। सर आज आप लोगों से बहुत मीटिंग कर लिए, क्या पूछ रहे थे? हाँ, फीडबैक, फीडबैक तो पहले ले चुके थे ना, केमिस्ट्री का नहीं हुआ था क्या? हुआ था, वो लेने आया था पेपर, लेने आया था। हो गया। हम्म,
जो बच्चे इस बार नीट का फॉर्म भरेंगे वो एक दिन जरा नाम लिखवा देंगे अपना, जो इस बार नीट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिनको देना है पेपर में, ठीक है। सर से बात कर लिया है, जब पेपर आपका नजदीक आएगा तो उस टाइम पे 15 दिन पहले से आपकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। बताया था आपको ना कि 2-4 क्लास आपकी एक्स्ट्रा होंगी, उसमें अगर कोई बाहर का बच्चा पढ़ना चाहे, क्योंकि वो यहाँ से रिलेटेड नहीं होगा, जब आपकी पूरी क्लास ओवर हो जाएंगी उसके बाद उसको चलाएंगे। और अगर बाहर का कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो उसको भी आप ले आइएगा, कोई भी हो। बस हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस प्रैक्टिस सेशन में हों, मैक्सिमम हों, क्योंकि हमें रिजल्ट देखना है उसका कितना आता है, ठीक है। इसीलिए वो एक्स्ट्रा क्लास चलेंगे आपकी। तो ईमानदारी से उसको आप तैयार करिएगा, जितने क्वेश्चन हो। 1000 क्वेश्चन का लक्ष्य है कि कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, और उसी में से देखना है कितने क्वेश्चन फंसते हैं। फिलहाल जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वही आपको मिलेंगे, उसमें से प्रीवियस ईयर के जितने 10 सालों में क्वेश्चन जितने आए हुए होंगे उनको सॉल्व करवाएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और 200 से 250 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो जो एडवांस लेवल के, जो कहीं नहीं आए हैं, जो नए क्वेश्चन बने हैं, अभी नए ट्रेंड पर बने हैं, वो क्वेश्चन होंगे। तो ये एक मेथड जो है स्टार्ट किया जाएगा आपके साथ। इसका एक तरह से जो प्रैक्टिकल है, केवल देखना यह है कि कितने क्वेश्चन आते हैं उससे, और यही नहीं देखना है कि उसी से क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं सेम उसी पैटर्न पर, ये चीज आपको आकर के बताना है। तो उसी से एक एनालिसिस होगा, हमें भी आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जो नहीं मिलेंगे उसमें से देखना है वो कौन से क्वेश्चन है, उनको देखना है। नोट हो गया ना? चलिए देखिए इसके बाद अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अच्छा आप एक चीज बताएं, यहाँ पे किसी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हैं, इधर सभी पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, सेम तो है नहीं। अगर हम सभी पार्टिकल को एक पॉइंट पर केंद्रित मान लें, ये मान लें कि सारी पार्टिकल यानी सभी पार्टिकल का मास एक पॉइंट पर सेंट्रॉइड हो जाए, केंद्र पर, सेंटर पर, तो उस पार्टिकल की पूरे पिंड के लिए, पूरी बॉडी के लिए रेडियस सेम होगी, सेम हो जाएगी। उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। इसको ध्यान रखना। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, किसी बॉडी के सभी पार्टिकल का मास, द्रव्यमान, बॉडी के सेंटर पे सेंट्रॉइड मान लिया जाए, केंद्रित मान लिया जाए, तो उस पार्टिकल की जो बॉडी के लिए रेडियस होगी वो कांस्टेंट होगी, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। और इसको इंडिकेट करते हैं के से, निकलेगा इसी से जो फार्मूला सामने लिखा हुआ है। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन। पिछला पेपर उठा के देखना, इसका क्वेश्चन आया था एक। अब 11th क्लास में इसके बारे में कुछ नहीं आएगा पेपर में। आप सोचो कि आपके एग्जाम में कुछ आए 11th क्लास में, तो ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन हमको मिल चुका है इसी का। अब ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा क्वेश्चन आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या होता है, इफ द मास ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ बॉडी, बॉडी के सभी पार्टिकल का मास कहां हो, हाँ सेंटर पे क्या हो, सेंट्रॉइड हो, यदि सभी कणों का द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित हो,
बायो की क्लास अभी नहीं चल रही, बायो क्लास जल्दी चलने वाली आपकी है। और एक टीचर बहुत अच्छे हैं बायो के, जो हम व्यक्तिगत जानते हैं। अच्छे क्या, बहुत अच्छे हैं। एक आप लेक्चर ले लोगे तो आप दीवाने हो जाओगे बायोलॉजी में। आपको लगेगा कि हमने इससे अच्छा टीचर नहीं देखा रियल में। हाँ, देखने में वो बिल्कुल आपको बकवास दिखेंगे, ठीक है। देखने में आपको लगेगा कि इनको क्या नॉलेज होगा। हाँ, मैथ के लिए है तो सर गुड्डू सर। तो बायोलॉजी के लिए बात हो रही, तो अब सर ने कहा उनकी एमएससी है कि नहीं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि उनके पास एमएससी नहीं है। तो देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है, बट हम चाहते हैं कि लेक्चर उनका मिले आपका। इतना आपको किसी भी चीज के, कोई भी बायोलॉजी में कोई भी पार्ट उठाओगे उसके बारे में इतना डीपली आपको लेके चले जाएंगे कि उन चीजों के बारे में कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा 12th में। रियल बता रहा हूं। क्या इंग्लिश हिंदी? उनसे चाहे हिंदी में पूछो चाहे इंग्लिश में पूछो, मैक्सिमम इंग्लिश में बताएंगे। क्योंकि अच्छा एक चीज बताना, जैसे अब इसमें हिंदी वाले थोड़ा सा डरने लगते हैं। आप मुझे बताना, बायोलॉजी के जितने भी वर्ड हैं मैक्सिमम वो इंग्लिश में तो होते हैं। जिनको आप हिंदी में लिखते हो जिन वर्ड को, वो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ही होता है। उसको आप हिंदी में लिखते हो, वही वो इंग्लिश में लिखेंगे। क्या दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने व्यक्तिगत उनके लेक्चर पढ़े हैं, खुद से पढ़ा हमने, जबकि हमसे बहुत जूनियर हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा बायोलॉजी में नॉलेज चाहिए था, जो मुझे भी पढ़ना था बेसिक साइंस के लिए, तो हमने बायोलॉजी क्लास उनकी ली थी, बहुत अच्छा था। हम ही नहीं कह रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं उतने सारे। कुछ बच्चे यहाँ पे, सुहानी है वो पढ़ी होगी, नहीं आई वो, उससे पूछ के देखिएगा। यदि सभी कणों का द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित हो तो उस पिंड की घूर्णन त्रिज्या क्या होगी, इसको निकालना है। तो ध्यान देना, अब ये डायरेक्ट घूर्णन त्रिज्या का फार्मूला नहीं लिख देंगे। रेडियस ऑफ गाइरेशन अभी तो बताया था, फिर से सुन लो। हमने बोला था जैसे यहाँ पे ये रेडियस आर है, लेकिन ये रेडियस किसकी है? पर्टिकुलर एक पार्टिकल की है, लेकिन सभी पार्टिकल की तो डिफरेंट डिफरेंट है। और रेडियस तो उसको आप बोलोगे जो कांस्टेंट हो, तो इसको रेडियस तो वो बोल नहीं सकते। तो हमने कहा इसके लिए रेडियस ऑफ गाइरेशन का मतलब है एक तरह से सभी डिस्टेंस का एवरेज, ऐसा आपको मानना है। सभी की रोटेशनल एक्सिस से आप देख रहे हो कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? अलग अलग है। अगर सभी पार्टिकल के डिस्टेंस का हम एवरेज निकाल लें तो ऐसा माना जाएगा कि सभी पार्टिकल की रेडियस जो है वो लगभग रोटेशनल एक्सिस से फिक्स हो गई। उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गाइरेशन। या दूसरे वे में आप समझ सकते हो कि सभी पार्टिकल को हम मान लें कि वो सेंटर पे सेंट्रॉइड हैं, मींस एक पॉइंट पे वो केंद्रित हो गया, तो वहां से रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ गाइरेशन हो जाएगी, घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी। मींस ये मानना है कि वो पार्टिकल घूर्णन अक्ष से उतनी डिस्टेंस पे रोटेट करेगा। तो यहां पे क्या होगा? इसी से बनाना है आई इज इक्वल टू मास क्या हो गया? टोटल मास कैपिटल एम हो जाएगा। कैपिटल एम मीन्स सभी पार्टिकल का मास, जितने पार्टिकल हैं m1 m2 m3 m4 जितने भी हैं सभी का मास टोटल हो गया कैपिटल एम। और उसकी जो टोटल आर्ज होगी, अब यहां आर्ज नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है के से। देखिए सेम फार्मूला लिखा है। अब के क्या हो गया? सभी मास की, सभी द्रव्यमान कणों की रोटेशनल एक्सिस से एवरेज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गाइरेशन। तो बताइए यहां से k इक्वल टू क्या होगा? I इज इक्वल टू आई अपॉन के, सॉरी आई अपॉन एम हो गया, वेयर k इज इक्वल टू क्या है? रेडियस ऑफ गाइरेशन। इससे दिख नहीं रहा होगा ना रेड कलर से। रेडियस ऑफ गाइरेशन मीन्स हो गई घूर्णन त्रिज्या, ये हो गया। तो इसको भी ध्यान रखना,
ये जो ऊपर लिखा है थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन, ये केवल समझने के लिए था कि रेडियस ऑफ गायरेशन होती क्या है, बट एग्जाम में तो इससे कुछ नहीं पूछेगा, बताना था कि होता क्या है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे तो जो रोटेशनल एक्सिस है ये किसी बॉडी के लिए एक ही होगी। अगर मान लीजिए शेप के अकॉर्डिंग, शेप और साइज के अकॉर्डिंग बॉडी डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन सर्टेन बॉडी हो, निश्चित आकृति हो उनकी, जैसे मान लो ऐसी कोई रॉड हो, मार्कर के टाइप की कोई रॉड हो, इसका शेप फिक्स है, डस्टर का साइज क्या है, रेक्टेंगुलर है। अब आप पूरा ले लोगे, हाइट भी इसकी, डेप्थ भी ले लोगे तो क्यूबाइड बन जाएगा ये। बट जो हम आपको सरफेस दिखा रहे हैं ये आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, आयताकार। तो अगर कोई आयताकार हो गया कोई बॉडी, तो उसका कितना होगा जड़त्व आघूर्ण। कोई मान लीजिए सर्कुलर रिंग हो गई, छल्ला जैसा, उसका क्या होगा जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल जड़त्व आघूर्ण का अक्सर आता है। लेकिन समस्या ये आती है कि किस बॉडी का पूछ लेगा पता नहीं। अगर वो बॉडी स्फेरिकल है, कंप्लीटली स्फेरिकल ना हो, इस टाइप की हो, सॉलिड बॉडी हो, तो उसके लिए तो यही हो गया आपका। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक उसका स्ट्रक्चर दिया हो, मान लीजिए हमने डिस्क बोला, डिस्क कैसी होती है, सॉलिड पूरा, जैसे प्लेट होती, प्लेट, वो सीधी कैसे देखा आपने, उसको डिस्क बोलते हैं। लेकिन जैसे आप लोग चूड़ियां पहनते हो, वो क्या है, वो डिस्क तो है नहीं, वो एक सर्कुलर रिंग हो गई। उसका पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग होगा, डिस्क का पूछेगा तो अलग होगा, सिलेंडर का पूछेगा अलग होगा, अगर सिलेंडर खोखला है तो अलग हो जाएगा। इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, कोशिश करना कि याद रहे। कैसे करना है, हम स्ट्रक्चर बना बना के यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे ऐसा नहीं है, बस आपको याद नहीं होगा, क्योंकि उन सबके क्वेश्चन 11th क्लास में नहीं आते हैं, बट यहां पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्टेन बॉडी निश्चित आकृतियों के जड़त्व आघूर्ण बताने हैं क्या होंगे, जो कुछ निश्चित आकृतियां होंगी। सबसे पहला है, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हो गई कोई क्षण हो गई क्षण हो गया, क्षण के लिए मीन्स फॉर रॉड, कोई रॉड हो, ये हो गई, मान लीजिए ये रॉड जैसी हो गई। इसको एज्यूम मत करना कि यहाँ पे इतनी मोटाई है, वो दिखाने के लिए, नहीं तो सिंपल एक लाइन खींच दे ऐसी तो ठीक नहीं लगता। ऐसा एक रॉड हो गई। अब रॉड है तो आपको इसकी लेंथ तो एज्यूम करना है, बट जो रॉड होती है उसकी रेडियस को एज्यूम नहीं करेंगे। अगर रेडियस को एज्यूम कर लिया तो रॉड नहीं मानी जाएगी, फिर वो सिलेंडर माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो रॉड जो आप लोगे, अगर एग्जाम में रॉड का पूछता है तो रेडियस नहीं लेना है। तो यहां पे क्या होगा, ओनली लेंथ को कंसीडर किया जाएगा। फार्मूला बनेंगे उसी से जो अभी आपने पढ़ा था, I = mr², उसी से सारे बनेंगे। तो यहां इसके लिए I = होगा m L²/12। अब आप कहोगे 12 कहां से आया, तो इसकी बात अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए फिर डेरिवेशन पे पहुंचना पड़ेगा हमको कि 12 क्यों हुआ, क्योंकि 12 उसकी एड्ज होती हैं। अगर कोई आपने क्यूबाइड शेप ले लिया तो उसकी 12 टोटल एड्ज, उनको हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल एक रॉड मिलेगी, इसलिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो फार्मूला वही है, अगर 12 हटा दे तो mr² बन रहा है ना, वही चीज बनेगी। तो याद रखना, अगर रॉड आएगा तो उसमें ओनली लेंथ को कंसीडर करना पड़ेगा
और लेंथ को ओनली कंसीडर करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा है, मान लीजिए कि अगर ये रॉड नहीं है, अगर मान लीजिए आयताकार है, आयताकार वस्तु कोई भी हो, फॉर रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए मान लीजिए है आपसे पूछा जाए, तो रेक्टेंगल आपको बहुत अच्छे से मालूम है, जिसमें लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। तो यहां पे देखिए लेंथ के साथ साथ इसकी ब्रेड्थ आ गई, तो क्या करना है, सिंपल सा I इज इक्वल टू हो जाएगा m, और यहां पर भी लेंथ है तो यहां पर भी 12 टोटल एड्स ली जाएंगी, m बाई 12, और लेंथ के साथ साथ ब्रेड्थ भी आ गया, तो यहां पे जो ओनली एल स्क्वायर था यहां पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड है, अगर मान लीजिए आपके पास हो जाए वृत्ताकार वलय, वलय मीन्स छल्ला, जिसको आप सर्कुलर रिंग बोलते हो। अब रिंग होगी सर्कुलर तो आपको मालूम है एक सर्किल होगा जिसकी एक पर्टिकुलर रेडियस होगी, होगा, और तो कुछ नहीं होगा इसमें। ये रिंग है, अंदर से खाली है, ध्यान रखना। तो इसके लिए आपका सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा एम आर स्क्वायर, जो रेडियस है वो ले लेना है, और मास रहेगा इस रिंग का, तो एम आर स्क्वायर आपको कर देना है। अगर यही जो रिंग है यही बन जाए सॉलिड डिस्क बन जाए, ठोस डिस्क बन जाए, बेटा जितने फार्मूले बन रहे हैं इनको हल्के में मत लेना, इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ, किसके लिए बोला था, डिस्क के लिए। सॉरी, ये थर्ड नंबर था ना, ये फोर्थ हो जाएगा। डिस्क भी सर्कुलर ही बनेगी, बट क्या है इसमें ये सब पूरा फिल रहेगा, पूरा है ना, ये पूरा फिल रहेगा, खाली नहीं रहेगा। सब ये मत समझना कि हम फूल कोई डिजाइन बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए पूरा फिल रहेगा ऐसे। और जिसकी रेडियस होगी, इसकी रेडियस होगी आर, और इस डिस्क का मास एम रहेगा। ठोस डिस्क या इसी को बोलते हैं वृत्ताकार डिस्क। डिस्क का मतलब यही होगा जो पूरा अंदर का सरफेस पूरा फिल हो, खाली ना हो। सॉलिड डिस्क की बात करेंगे तो यार इसके लिए फार्मूला बन जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। इन सब के डेरिवेशन होते हैं, ध्यान रखना, बट डेरिवेशन हम नहीं करा रहे हैं, हमें तो सिर्फ फार्मूले से मतलब है। फिफ्थ नंबर है, इसके बाद मान लीजिए यही डिस्क खोखली हो जाए, ऐसा खोखली, रिंग नहीं कहेंगे उसको, खोखली डिस्क का मतलब इसका डिस्क के अंदर का कुछ एरिया होगा। हाँ देखो, यहाँ दो रेडियस बन जाएंगी, एक तो हो गई है भैया
छोटी वाली इसको मान लिया R1 और बड़ी वाली रेडियस R2 मान लिया। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो। ये पूरा फिल है, ध्यान रखना, ये पूरा फिल है, ये बीच में खोखला है। खोखले डिस्क के लिए यहां पे खोखले डिस्क को आप हॉलो डिस्क नहीं बोलेंगे, इसको एनुलर डिस्क बोलते हैं, बट आप इसको हॉलो डिस्क भी बोल सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। अब यहां पे देखना, अगर हम कंसीडर कर लें ये अंदर का जो सर्कल है ये तो एक रिंग टाइप के बना हुआ है, तो फॉर रिंग फर्स्ट के लिए, इसके लिए रिंग के लिए क्या होता है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे R1 हो गया अंदर के लिए। और बाहर जो दिख रहा है ये क्या है, तो डिस्क है। डिस्क के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए क्या होता है, I इक्वल टू हाफ MR2 स्क्वायर। अब हमें बताना है टोटल एनुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनुलर डिस्क। खोखले डिस्क के लिए फार्मूला क्या होगा इस पूरे के लिए, तो दोनों को ऐड कर लेना है, हाफ MR स्क्वायर प्लस MR, यहाँ पे R2 स्क्वायर और ये हो गया R1 स्क्वायर। जरूरी नहीं कि पहले किसी को लिखो, चाहे जिसको पहले लिखो, आप पर डिपेंड है, माइनस तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप हाफ M कॉमन ले लोगे, अंदर होगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, आपकी जो मर्जी हो वो लिख सकते हो। हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। मिटा दिए जाए। ओ हाँ, ये आपने पकड़ लिया, बाकी लोग देखते नहीं क्या। ओनली M कॉमन लेंगे तो हो गया R2 स्क्वायर बाई 2, बस। नेक्स्ट है 5 हो गए, अब इसके बाद 6 हो गया, 6 हो जाएगा। और ध्यान रखना हर एक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, कौन सा कैसा बनता है, उसका फार्मूला क्या होता है, याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं नंबर 6 नंबर पे कौन आएगा। सिलेंडर के लिए भी नहीं लिखा ना, चलो देखो, ठोस बेलन के लिए पहले ठोस बेलन फिर खोखला बेलन, दोनों के लिए। ठोस बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वो देखना है। फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या बनेगा, तो सॉलिड सिलेंडर आपको मालूम है कैसा होता है, बहुत अच्छे से आपको मालूम है।
ये हो गया सिलेंडर जिसकी ये हो गई एक्सिस। अच्छा, सबकी एक्सिस मालूम होगी ना, अभी तक जितने बताए सबकी एक्सिस आपको पता होगी। एक्सिस नहीं बनाया हमने किसी में, इसमें बना दिया, ये एक्सिस हो गई। ठीक है, मतलब आपका ये जो सिलेंडर है ऐसे घूमेगा क्योंकि एक्सिस इसकी डायरेक्शन में लेंथ की। क्या ये जो इस प्रकार से रोटेट करेगा एक्सिस पर, अगर एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसे नहीं रोटेट कर सकता है, तो यहां पे एक्सिस दो हो जाएंगी, दो एक्सिस बन गई। यही है, दो हैं, बाकी सब जितने अभी तक बनाए थे उसमें एक ही एक होगा। तो इसके लिए मान लीजिए इसकी लेंथ एल हो गई और इसकी रेडियस कैपिटल आर लेट कर लिया। तो यहां पे इसके लिए जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जड़त्व आघूर्ण, आपको पता है एम आर स्क्वायर होता है। तो एम तो भैया कॉमन होता है पूरी बॉडी के लिए, बस वही जो लेंथ और रेडियस होती है इन्हीं पर डिपेंड करता है कैसे जाएगा। लेंथ के केस में हमेशा आपको याद रखना है 12 से डिवाइड करना है हमेशा। और यहां पे सिलेंडर के केस में अगर रेडियस आती है तो इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से इसलिए क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, कोई भी अगर सर्कुलर पाथ है तो उसमें क्वाड्रिलेटरल बनते, 4 पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो गया। इसके बाद देखते हैं 6 के बाद 7 आते हैं। खोखला अगर बेलन हो जाए, खोखले बेलन के लिए बहुत बार ये फार्मूले डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं, इसका भी ध्यान रखना, सिर्फ पहचानने के लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई दे देगा बॉडी का नाम, इसके लिए कौन सा होगा। लेकिन जरूरी नहीं है हम जैसे लिखे हैं ऐसे ही वहां लिखा हो। अब जैसे ये लिखा है, हो सकता है इसको सॉल्व करोगे और तो इसका जो फॉर्म है चेंज हो जाएगा, तो दूसरे फॉर्म में लिखा मिल सकता है। हम तो सिर्फ बना के दे रहे हैं, कहां कहां से बनेगा बस डायरेक्ट हम लिख देते उसको। हो सकता है इससे थोड़ा सॉल्व करके आपकी बुक में भी मिले आपको, लेकिन हम आपको बिल्कुल सिंपल जैसे बनता है वैसे हम बना के लिख दे रहे हैं। तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। अगर खोखला बेलन हुआ फॉर हॉलो सिलेंडर, चलिए देखिए खोखला बेलन आपने भी देखा होगा कैसा होता है। बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर इसका। अच्छा, ये कैसा था? ठोस था। भैया ये पूरा जो है ये पूरा सॉलिड होगा, ध्यान रखना, खोखला नहीं है, ठीक। और इसमें क्या हुआ, खोखला बनाना है। खोखला का मतलब इसकी दीवार जो होगी वो आपको दिखाना है कि मोटी है। कुछ इस प्रकार से खोखला बेलन आप ऐसे बनाओगे। ये इसका पार्ट सॉलिड हो गया और ये इसकी हो गई एक्सिस। अब चूंकि सिलेंडर है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो जाएंगे। चलिए ध्यान देना, यहां पे रेडियस दो हो जाएंगी। एक तो इंटरनल रेडियस R1 लेट कर लिया और एक जो बाहर वाले सिलेंडर तक रेडियस हो गई R2 हो गई। लेंथ इसकी हो गई L और मास इसका सेम m रहेगा। तो ऐसी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m, तो भैया कॉमन रहेगा, m पहले लिख देना है। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या क्या है। लेंथ है तो लेंथ के लिए आपको रट गया है L²/12। अब प्लस रेडियस पे जाएंगे, रेडियस दो है, रेडियस दो है तो यहां आपको माइनस माइनस नहीं करना है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई रेडियस के लिए 4, ये काम हो गया। ये हो गया आपका खोखले बेलन के लिए। अब कौन सा स्ट्रक्चर बता है, कौन सा बचा है अभी?
क्यूबाइड डिवाइड के नहीं होगा। अब होगा जैसे गोला, ठोस गोला, खोखला गोला, हाँ शंकु नहीं, इनके लिए नहीं है अभी, जिनकी जरूरत है उनको लिखेंगे। देखो अच्छा, गोले के लिए देख लो, बहुत तो हो गए फार्मूले, इतने ही भूल जाओगे आप, बार बार इतना कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसके बाद है ठोस गोले के लिए, फॉर सॉलिड स्फीयर। ठोस गोले की बात करेंगे। अब ये बोर्ड आपका 2D है, तो इस पे हम 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इस पे गोला बनाएंगे या वृत्त बनाएंगे, दोनों एक जैसे ही बनेंगे, है ना, क्योंकि आपका जो वृत्त है वो 2D है और गोला आपका 3D होता है, तो वो नहीं बन सकता। हाँ, इमेजिनरी हम बना सकते हैं ऐसे, थोड़ा आपको दिखे जैसे बॉल टाइप का, कि एक स्फेरिकल है जिसकी रेडियस होगी R। अब क्योंकि ये सॉलिड है, ठोस है पूरा अंदर तक, तो इसके लिए आप ध्यान रखोगे 2/5 mr²। रिंग के लिए था mr², यहां भी mr², बस केवल इसके लिए 2/5 आएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू याद रखना। 8th नंबर पे आते हैं, अगर मान लो गोला खोखला हो जाए, खोखले गोले की अगर हम बात करें, फॉर hollow sphere तो खोखला गोला, अब ये तो वृत्त जैसा ही बनेगा भाई। खोखला गोला आप मान सकते हो, आप दिमाग में रखिए बॉल, बॉल एक खोखला गोला है, बॉल सभी ने देखी है, तो यहां पे हम थोड़ा डिजाइन बना देते हैं बॉल जैसी ना, ऐसे कुछ दिमाग में रहेगा, बॉल जैसी बना दिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया, बॉल बना दिया। ये कैसा है, खोखला होता है, जिसकी रेडियस होगी, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण 2/3 mr²। ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। अभी आपने शंकु बोला था, घनाभ बोला था, उन सब के लिए भी बन जाएंगे, बट उनको नहीं बनाना है। हो गया, बोलो। अब इसके बाद अभी इस चैप्टर में 2-3 फार्मूले अभी और बने हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा हो गई थी, घूर्णन गतिज ऊर्जा का कल फार्मूला लिखा था ना आपने, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी में आपने पढ़ा था हाफ mv² होता है, और एंगुलर मोशन में हाफ I⍵² था, लिखा था आपने। ठीक है, अगर जानना हो कैसे आते तो वो भी बीच में थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाते, इसलिए बताना पड़ेगा। वो हो गया, और रिलेशन हो गया टाउ और एंगुलर एक्सीलरेशन, मींस टाउ और अल्फा में रिलेशन देखना है। टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन में संबंध क्या होता है, शायद आपको याद हो, टाउ इक्वल टू I अल्फा होता है।
अच्छा, इसी को अगर पूछ सकता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब भी टाउ इक्वल टू आई अल्फा ही रहेगा। अगर वो टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन में पूछता है रिलेशन, तब भी यही रहेगा, क्योंकि टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। चलिए देखते हैं इसको। है? क्या चीज? हार्ड डिस्क में एक ही होगी। अब ये तो बात वही हो गई जैसे जब प्रोबेबिलिटी, नहीं ये बात आपने वैसे बोली जैसे प्रोबेबिलिटी जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कॉइन को उछालते हैं तो उसमें दो केस आते हैं, हेड और टेल। तो बच्चे बोलते हैं सर कॉइन खड़ा हो गया तो क्या होगा? हमने कहा फ्री मोशन में वो रोटेट करेगी बिना किसी सपोर्ट के, तो वो सिर्फ जो डिस्क की सेंटर होगी उसी पर रोटेट करेगा। बट जो सिलेंडर है इसको हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मास होगा सेंटर ऑफ मास वो बीच में आ जाएगा, तो ये ऐसे भी रोटेट कर जाएगा। और इस प्रकार से इसकी जो सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में आ जाएगा इसकी एक्सिस पर, तो ये ऐसे भी रोटेट कर देगा, दोनों टाइप से। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, ऐसे तो इनफाइनाइट एक्सिस बना दोगे, कोई पर्टिकुलर होगी नहीं, बस एक ही मेन होती है बीच में। चलिए कौन सा बता रहे थे? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। बल आघूर्ण व कोणीय त्वरण में संबंध है। चलिए देखते हैं इसको। फॉर लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, रेखीय गति और कोणीय गति के लिए आपको मालूम है एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है आपने लीनियर एक्सेलरेशन के टर्म्स में, ए इज इक्वल टू पढ़ा है आपने आर इंटू अल्फा, पढ़ा है ना? अभी पढ़ा था पहले, थोड़ी देर पहले। ये हो गया। अगर मान लीजिए उस पार्टिकल का, उस जो बॉडी का पार्टिकल है उस पर जब फोर्स लगा था पार्टिकल पर, तो वो ए एक्सेलरेशन से रोटेट करना स्टार्ट किया था उसने। उस बॉडी का, उस पार्टिकल का जो मास था, सपोज दैट वो m है, तो फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू ma हो जाएगा। अब जब वो बॉडी, वो पार्टिकल जब रोटेशनल मोशन में एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगा तो यहां पे एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा m, और a की वैल्यू क्या आएगी? r इंटू अल्फा हो जाएगा। अब ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर एक्सीलरेशन के टर्म्स में फोर्स हो गया, क्योंकि रोटेट करेगा एक्सिस पर। ठीक है। अब अगर इतना फोर्स लगेगा जब रोटेट करेगा एक्सिस के थ्रू, तो वहां पे टॉर्क जनरेट होगा। हेंस टॉर्क क्या होगा? टाउ इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस जो पार्टिकल से एक्सिस तक की है वो r है। f की वैल्यू कितनी है? एम आर इंटू अल्फा हो गई, और इंटू में r क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर अल्फा। ये हमने भाई एक पार्टिकल के लिए बनाया है, हम कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं कि जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा m1 m2 बहुत सारे पार्टिकल ले लेंगे। हम एक पार्टिकल के लिए हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट निकालना है क्या बनेगा। नहीं सोचो कि इसको हम 11th क्लास में पूछेगा इन दोनों में रिलेशन तो इसको करके चले आएंगे, काट देंगे आपके मास्टर साहब। फार्मूला वार्मूला सही रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी कट कर देंगे। तो यहां पे आपको मालूम है एम आर स्क्वायर क्या होता है?
आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और इनटू में देखिए ये टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन हो गया। तो आपके यहां काम की चीज ये टाउ है और ये हो गया। और कभी कभी जब पूछ लेता है फार्मूला तो F इक्वल टू एम आर अल्फा, तो आपने नहीं पढ़ा फार्मूला है फोर्स का, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा बीच से निकल करके। मकसद इसको करने का जो पूरा किया यही था, बीच में जो फार्मूले बन जाते नए नए वो कैसे आएंगे। तो फोर्स का फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में एम आर अल्फा होगा, ध्यान रखना। नहीं आप सोचो कि हमेशा F इक्वल टू एम ए ही होता है, ऐसा नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन में एम आर अल्फा हो जाएगा। अच्छा, आप दिमाग लगा दोगे कि सर रेखीय गति में F इक्वल टू एम ए होता है, तो एंगुलर मोशन में F की प्लेस पे टाउ आएगा तो कहोगे m, और A के प्लेस पे अल्फा हो जाएगा, इसको बना दोगे। गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां आपने एंगुलर डिस्टेंस तो रखा ही नहीं है रोटेशनल एक्सिस से, वो आपको और रखना पड़ेगा। जैसे आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, J इक्वल टू होता है mvr, और लीनियर जो होता है P इक्वल टू mv होता है, ये तो दोनों में सेम हो गया। तो यहाँ पे R क्यों आ गया? क्योंकि जब भी आप रोटेशनल मोशन में जाओगे तो वहां पे एक डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो जाएगी, अन्यथा टॉर्क और फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अभी ये भी बताना है एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू mvr, तो भैया इसको ध्यान रखना। ये जो है टिक लगे, इन फार्मूलों को ध्यान रखना। टॉर्क का फार्मूला ये भी होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ रोटेशन, ये भी काम का, ये तो रिलेशन आपका है। तो ये फार्मूले इसमें काम के हैं आपके। एक एक स्टेप याद रखना, नहीं सोचोगे हम तो सिर्फ इसको याद रखेंगे वो जाए भाड़ में, ऐसा नहीं भैया। सारे इसमें स्टेप काम के, जितने भी डेरिवेशन टाइप के आपको लगते हैं यहाँ पे, वो डेरिवेशन एक्चुअल में है ही नहीं। इसमें जितने भी स्टेप बनते हैं सब आपके काम के होंगे। हो गया? क्वेश्चन कर लिए जाए, सोच रहे हैं एक दो। चलो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। वैसे अभी इसमें और चीजें बची हैं, मोमेंटा वो एनर्जी बची है, मोमेंटम बचा है, ये हो गया। अभी एक रिलेशन भी है, वो भी करना पड़ेगा। चलिए देखिए न्यूमेरिकल आप देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा एक चीज बताइए जिसका फार्मूला शायद अभी नहीं बताया। लीनियर मोशन में पावर का फार्मूला क्या पड़ा था फोर्स के टर्म्स में? P इक्वल टू F इंटू वी, और बेसिक फार्मूला W अपॉन T तो आपको पता है। लेकिन जो दूसरा कन्वर्ट करके आया था P इक्वल टू F इंटू वी, एंगुलर एक्सेलरेशन में, एंगुलर मोशन में फोर्स क्या, पावर का फार्मूला क्या बनेगा? उसी से रिलेट करके बनाइए। नहीं, पावर इन लीनियर मोशन, P इक्वल टू आपने पढ़ा है F इंटू वी। P यहां मोमेंटम नहीं है, P यहां पे पावर है। हेंस इन एंगुलर मोशन में क्या होगा? एंगुलर मोशन में आपको मालूम है पावर यहां क्या बनेगा? लीनियर मोशन में जब फोर्स यहां पे F होता है तो एंगुलर मोशन में जो फोर्स लगता है वो बन जाता है टॉर्क, टाउ बन जाता है। और v यहां पे लीनियर वेलोसिटी है, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, तो P इक्वल टू टाउ ओमेगा बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, इस फार्मूले को। नया फार्मूला बन गया, इसका डेरिवेशन बुक में भी नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन है, एक रोटेटर है, रोटेटर जानते हो ना, घुमाने वाला, जो रोटेट कराएगा किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को। एक रोटेटर है, वो 200 रेडियन पर सेकंड की यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से चल रहा है। मींस एक समान कोणीय चाल से चल रहा है। कितना है चाल? 200 रेडियन पर सेकंड है। बोला गया है इसी स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए कि वो रोटेटर इसी स्पीड से घूमता रहे,
इंजन द्वारा 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करना पड़ता है। इंजन द्वारा इतना टॉर्क इंजन जनरेट करेगा तो वो रोटेटर उसी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता रहेगा। 180 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। अब बोला गया है इंजन के लिए जो सफिशिएंट पावर होनी चाहिए वो क्या होगी, मतलब इंजन जो 180 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क जनरेट करेगा उतना जनरेट करने में कितना उसको पावर लगेगी। आगे थोड़ा और लिखा है बट वो काम की चीज नहीं है। बोला गया है कि जो इंजन है उसकी जो इफिशियंसी है वो 100% मान के चलिए। ये तो कंसेप्शनल चीजें होती है जिसको आप अपवाद बोलते हो। इसमें क्या होता है, जो लोग 12th में होंगे उन्होंने पढ़ा होगा इंजन 11th में कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन होता है जो 100% एनर्जी को 100% वर्क में कन्वर्ट करता है। तो आइडियल नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसका मतलब है ऐसा कोई इंजन दुनिया में है ही नहीं। मींस जो भी इंजन है आपको पता है इंजन जब वर्क करेगा तो उसके जो पार्ट होंगे उन पार्ट में फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण बल लगेगा। और घर्षण बल से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, हीट जनरेट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहां पे इंजन को रोटेट करने में रोटेशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इंजन किसी पार्ट को, मान लो ये रॉड हो गई, इस पर कोई पार्ट लगा जिस पर रोटेट कर रहा है, इंजन उसको घुमा रहा है तो ये घूमेगा तो इस पर फ्रिक्शन करेगा ना, रगड़ेगा। तो ये जो होगा रॉड उस रोटेटर को घुमाने के लिए रोकेगा तो रोकने में कुछ इंजन की पावर लॉस हो जाएगी। मींस इंजन जो 100% वर्क करना चाह रहा है वो आउटपुट नहीं मिलेगा 100%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको मान के चलना है कि जो इंजन की जो दक्षता है, इफिशियंसी है, वो 100% है। आपको दिमाग में नहीं चलना, इसीलिए बोल दिया है। नहीं बाद में कह दो सर इंजन तो 100% वर्क करता ही नहीं है, उसकी तो कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो जाएगी, कुछ इंटरनल एनर्जी में लॉस हो जाएगी, जगह जगह पे उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। आप सोच के देखिए, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए आपको बाइक खरीदनी है ना। अब आप देखना उसको झूठ बोलिए या सच बोलिए, आप पर डिपेंड करता है। आप कहीं भी देखिए जो रोड पे बैनर लगा होता है, मान लीजिए कोई बाइक खरीदना, नॉर्मल सी बाइक, मान लो स्प्लेंडर खरीदना है। अब उसमें लिखा रहेगा इस बाइक की कीमत 65,000 है, लिखा रहता है। और आप अपने दोस्तों से पूछ सकते होते कि वो बाइक लाए, वो 80,000 की लाए, आप तो खुश हो जाते हो, रेट डाउन हो गया। लेकिन जब बाइक परचेज करने जाते हो शोरूम में तो आपको बताते हैं, आप कहते हो वहां लगा बैनर 65,000, वही वाली बाइक हमको दो। वो कहेंगे नहीं इतने की नहीं है, आप और जाओ, नहीं हमको चाहिए। तो फिर पता है आपको क्या मिलेगा, वो जो कॉस्ट लिखते हैं वो किसकी लिखते हैं, वो उस बाइक की जो इंजन है उसकी कॉस्ट लिखते हैं। यानी आपको बाइक मिल गई ना उसकी। अब बाइक के साथ उसके पहिए हैं, सीट है, हॉर्न है, ये सब क्या है, उसकी एसेसरीज है, सब सामाने उसकी हैं, वो थोड़ी तुमको मिलेगा। अगर कहिए हम पैसा इतना ही देंगे तो पहिया खोल लेंगे, सीट खोल लेंगे, लाइट खोल लेंगे, हैंडल खोल लेंगे, तुमको दे देंगे, गाड़ी लेके जाओ। अच्छा दूसरी चीज, जब आप देखते हो उसी बैनर में लिखा होता है कि ये गाड़ी, जैसे वो चली थी टीवीएस स्पोर्ट है ना, उसमें लिखा होता जगह जगह पे माइलेज का बाप लिख देते थे। मतलब बोलते थे कि वो 100 किलोमीटर जाएगी पर लीटर में, 1 लीटर में 100 किलोमीटर। अब आप सोचो वो पेट्रोल से चलती है कि पेट्रोल को सूंघ करके चलती, भगवान जाने। अगर एक एक बूंद भी लेगा ना पेट्रोल तब भी 100 किलोमीटर नहीं चलेगा। लेकिन जब आप उस बाइक को खरीद के लेके आते हो तो क्या 100 का माइलेज मिलता है, कभी नहीं मिलता। अगर 100 का बोलेंगे तो कहीं 70 का 75 का एवरेज मैक्सिमम मिलेगा। तो उन्होंने झूठ बोला आपसे, है ना। अगर ऐसा छाप देंगे ना तो हमारे देश में वकीलों की कमी नहीं है, वो उंगली करने में टाइम नहीं लगाएंगे, पूरी कंपनी को उखाड़ के फेंक देंगे। तो कंपनी में भी आप जानते हो, कोई भी कंपनी हो वहां पे भी एक लॉयर होता है, वकील होता है, हर एक कंपनी में, हर एक शोरूम में। उसको बोलते हैं लीगल एडवाइजर। हर एक जगह पे पोस्ट होती है,
आपके दिमाग में हो कि भैया एलएलबी करने के बाद हमको कचहरी में ही बैठना है, तो भूल जाइए, इसके अलावा ही बहुत सारी जगह पे नौकरी होती है। आप जीएसटी आप कर सकते हैं, लीगल एडवाइजर की पोस्ट होती है, जज बन सकते हैं, अरे बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है। तो वहां पे अब सोचिए, उन्होंने झूठ बोला है, झूठ नहीं बोला है, उन्होंने कहा है कि भैया इंजन जो हमारा है वो कार्नोट प्रिंसिपल पर हमने बताया है, अगर वो इंजन कार्नोट प्रिंसिपल पर काम करेगा तो 1 लीटर में 100 की आपको माइलेज मिलेगी। लेकिन कार्नोट प्रिंसिपल तो है ही नहीं, वो कार्नोट प्रिंसिपल पे बना है, लेकिन कार्नोट इंजन नहीं ना, वो उसके बॉडी पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो कुछ तो माइलेज जो होगा, कुछ पेट्रोल उसमें खर्च हो जाएगा। वरना देखिए गाड़ी चलाते हो इंजन कितना गर्म हो जाता है, वो हीट कहां से आती है, वो हीट को जनरेट करने में भी तो कुछ पेट्रोल खर्च हो जाएगा। तो इसलिए आपको नहीं मिलता। लेकिन वो आपसे झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि हम खुलेआम ऐसा लगा देंगे बैनर तो लोग क्या करेंगे, चढ़ाई कर देंगे, कंपनी बंद हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक रोटेटर है, अच्छा आप लोगों ने अपना बोरी बिस्तर तैयार कर लिया ना? हाँ, आवाज से मालूम हो रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ है, अच्छा हमको लगा कि तुमने कहा कि साइन कर दिया हमने, तो हमने कहा कहां साइन कर दिया हमने। तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ रोटेटर कितना है, किससे लिखा जाए इसको, बोलो स्पीड है किससे लिखें? कुछ लोग कहेंगे v से लिख दो, गलत बात, ओमेगा से, क्योंकि एंगुलर मोशन में काम कर रहा है। अब यहां पे एंगुलर मोशन तो फोर्स नहीं आएगा, टॉर्क आएगा। टॉर्क कितना जनरेट होगा, टॉर्क हो गया टाउ इज इक्वल टू कितना था, 180 न्यूटन मीटर। पावर क्वेश्चन मार्क, पावर ऑफ इंजन। तो आपको मालूम है P इज इक्वल टू, अभी क्या फॉर्मूला बताया था, अब तो कह दो बस खत्म सर, बहुत इजी हो गया, अब मत बताइए, आगे कर लोगे। टाउ मालूम है, ओमेगा मालूम है, रेडियन पर सेकंड है, इसी में यूनिट होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। सॉल्व कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए। 36 किलोवाट इसमें आंसर है, मीन्स आपका 30,000 वाट आना चाहिए। ठीक, 36 किलोवाट है। वाट में आया आपका, तो इसमें किलोवाट में लिखा है। सोचा था आज चैप्टर खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी बच गया। चलिए कोई बात नहीं, कल खत्म करके क्वेश्चन करवा देंगे, इसके कल ही क्वेश्चन भी करवा देंगे।